नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक बुक शुरू की थी जो नाथ पब्लिकेशन की तरफ से पवन भंवरिया सर के द्वारा लिखित पुस्तक है भारतीय इतिहास, जिसका एक चैप्टर का अध्ययन हमने कल किया था। आज इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। आज का चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की भूगोल और संस्कृति से संबंधित है। तो आज की छोटी सी क्लास होगी 20-25 मिनट की, तो आप क्लास को अंत तक देखना। कल की क्लास आप सबने देखी, आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेवे, क्योंकि इन क्लासेस से संबंधित और कोई भी अगर महत्वपूर्ण जानकारी हो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर डेली 15-20 क्वेश्चन की क्विज करवाई जा रही है, तो आप वहाँ पर भी वो क्विज अटेंड करके अपना रिवीजन करें। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। दूसरा चैप्टर है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की भूगोल और संस्कृति से संबंधित है। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेखित है कि सा संस्कृति प्रथिमा विश्ववारा अर्थात आदि संस्कृति विश्ववारा अर्थात विश्व के कल्याण के लिए थी। ऋग्वेद की यह पंक्तियां भारतीय संस्कृति की विशेषता का सार है। भारत सदैव ही विश्व कल्याण की भावना से अनुप्रेरित रहा है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर लिखते हैं कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण की एवं बुद्धि की संपूर्णता एवं शक्ति किस राष्ट्र में अधिक चरम सीमा पर पहुंची है, तो संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस राष्ट्र में है, तो मैं उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता में भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। प्राचीनता इसकी निरंतरता है। ये आदिकाल से चली आ रही है और ऐसे चल रही है। बहुत सी संस्कृति ऐसी है जो संस्कृतियां बनी और वो वापस नष्ट भी हो गई, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है उसकी निरंतरता बनी हुई है। आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, सर्वांगीणता, साम्यवादिता, सार्वभौमिकता, अनेकता में एकता, तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो एक एक करके हम सभी इन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता। प्राचीनता, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान बिल ड्यूरेंट ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ भारत में ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी रहा है। अमेरिकी विद्वान है विल ड्यूरेंट, इन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति यहाँ ईसा से 2900 ईसा पूर्व या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से लेकर और महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी रहा है। कवि इकबाल के शब्दों में यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसकी विशेषता में दूसरी विशेषता है निरंतरता। मिस्र, सुमेर, बेबीलोन, अकाद, ईरान, यूनान और रोम की संस्कृतियां लुप्त होकर अतीत की कहानी मात्र रह गई है, किंतु भारतीय संस्कृति निर्बाध रूप से पिछले 7000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। तीसरी इसकी विशेषता है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वह है अध्यात्म की भावना। पुरुषार्थ का विधान विधान एवं आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के ही प्रतीक है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। महाभारत के अनुसार जो धर्म के द्वारा उन्नति करे वही विद्वान एवं गुणवान होता है। सब प्राणियों के हित की कामना करना सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। चौथी भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति ने विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के भाव को प्रदर्शित किया है। भारत में सदा से ही एक अनेक मतांतरों को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं।
हमारे धर्म ग्रंथों, शासकों ने सहिष्णुता की नीति का सदैव पालन किया और इसका प्रचार प्रसार किया है। ऋग्वेद में कहा गया कि सत अर्थात ब्रह्म एक है, किंतु ज्ञानी लोग उसका विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदन्ते। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। मम वर्तमना ही वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य है। जैन दर्शन का स्यादवाद एवं सप्तभंग्य का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता का ही प्रतिपादक है। सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख में उत्कीर्ण है कि लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी उपकार अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। तो यह है सहिष्णुता। इसके पश्चात 5 नंबर जो विशेषता आती है वो है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का मूलभूत विचार है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान रूप से बल दिया गया है। पश्चिमी संस्कृति की तरह केवल भौतिकवाद को ही विकास कभी भी भारतीय संस्कृति में नहीं माना गया है। छठी इसकी विशेषता है ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति में अनुकूलनशीलता या ग्रहणशीलता की विशेषता पाई जाती है। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आक्रमणकारी यथा यूनानी, शक, पहलो, कुषाण, हुण आदि आए और यहाँ अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, किंतु भारत ने इन विदेशियों पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। महाभारत तथा मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीय आचार्यों ने किस प्रकार अपनी सामाजिक व्यवस्था के नियमों को ढीला कर इन विदेशियों को अपने समाज में स्थान दिया। शक महाक्षत्रप, रुद्रदमन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक था। कुषाण शासक कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अपितु उसके प्रचार प्रसार में अपने साम्राज्य के सभी साधनों को लगा भी दिया था। हिंद यवन मिलिंद मेनाड ने बौद्ध संघ में अहरत पद प्राप्त किया। क्रूर एवं बर्बर हुणों ने शैव धर्म ग्रहण किया। पूर्व मध्यकाल के तुर्क भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से नहीं बच सके। यह सब संस्कृति की ग्रहणशीलता का ही परिणाम है। भारतीय संस्कृति की समन्वय शक्ति के बारे में प्रोफेसर डोडवेल का कथन सत्य है कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन होती है। तो भारतीय संस्कृति है जो एक महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर डोडवेल का। इसके पश्चात इसकी 7 नंबर विशेषता है समन्वयवादिता। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है। भारतीय व्यवस्थाकारों ने मानव जीवन में चारों पुरुषार्थों के विधान द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की ही आत्मा है। 8 नंबर इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता भारतीय संस्कृति में अपनी उन्नति के साथ समस्त विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। भारतीय मनुष्यों ने विश्व बंधुत्व एवं वसुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों का प्रथम उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसके पश्चात इसकी एक और विशेषता है अनेकता में एकता। विविधता में एकता हमारे देश की सर्वप्रमुख विशेषता है, जिसकी सराहना समस्त या संपूर्ण दुनिया में की जाती है। इसकी विभिन्नता होते हुए भी भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। यह विभिन्नता केवल बाहरी है, किंतु आंतरिक रूप से भारतीय सांस्कृतिक एकता लिए हुए है। इसमें सांस्कृतिक एकता समाहित है। भारतीय संस्कृति की यह आधारभूत एकता निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है। निम्नलिखित कौन कौन से रूप है? तो वह है भौगोलिक रूप, राजनीतिक रूप, सांस्कृतिक एकता। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक एकता को। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर। देश के इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मन में समान मातृभूमि के निवास होने का भाव जागृत किया है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय है। उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्यश्च दक्षिणम,
वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, या अर्थात समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है और वहां की संतानें हैं जो भारतीय हैं। तो भौगोलिक एकता है सभी भारतीयों में। उसके पश्चात आती है राजनीतिक एकता। भारत भूमि की एकता की अवधारणा ने राजनीतिक एकता को प्रोत्साहित किया। प्राचीन ग्रंथों में सम्राटों के लिए एकराट, राजाधिराज, सार्वभौम जैसी उपाधियों, विरुद्धों का प्रयोग किया गया है। इतिहास में अपने अध्ययन के दौरान हम देखेंगे कि प्रत्येक शासक भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने को प्रयत्नशील रहा है, और मौर्य, गुप्त, मुगल इसमें एक हद तक सफल भी रहे हैं। इसके पश्चात है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, भाषा एवं साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी दृष्टिगत होती है। 7 पवित्र नदियां जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, तथा 7 पर्वत जिसमें महेंद्र, मल्य पर्वत, सह्य, सुक्तिमान, ऋष्य, विंध्य तथा पारियात्र, तथा 7 नगरियां अयोध्या, मथुरा, माया नगरी जिसे हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती। देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही है। पुराणों के अनुसार 4 तीर्थ माने गए हैं। पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड, द्वारका स्थित गोमती नदी, उत्तर में तप्त कुंड बद्रीनाथ स्थित, दक्षिण में धनुष तीर्थ, 4 विशाल सरोवर जिसमें पंपासर, बिंदुसर, नारायणसर और मान सरोवर देश की चारों दिशाओं में अवस्थित है। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों यथा उत्तर में बद्री के केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी जो मैसूर में, पूर्व में पुरी जो उड़ीसा में तथा पश्चिम में द्वारका की स्थापना की है। इस तरह राजनीतिक रूप से एक ना होते हुए भी भारत सांस्कृतिक सदैव एक देश रहा है। वी स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का विचार प्रस्तुत किया है। भारत का भौगोलिक विभाजन और इतिहास पर उसका प्रभाव। यूनानी लेखकों ने सिंधु के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया है। इसी शब्द से इंडिका और इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। अग्नि पुराण और बौद्ध ग्रंथों में भारतवर्ष को प्राय जम्बूद्वीप कहा गया है। यह एक स्थापित तथ्य है कि किसी देश के इतिहास और संस्कृति पर उसकी भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष के इतिहास एवं संस्कृति पर भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभाव का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। हिमालय का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। तो हिमालय का जो भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव रहा। हिमालय ने तिब्बत की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर देश की शीत से रक्षा की है, और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को रोककर भारत के उत्तरी भाग में वर्षा को संभव बनाया है। तो हिमालय ने तिब्बत की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर देश की शीत से रक्षा की है। वहीं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर भारत के उत्तरी भाग में वर्षा को संभव बनाया है। हिमालय उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें पंजाब, सिंध, गंगा, यमुना, दोआब तथा बंगाल तक का भूभाग उर्वर व एवं कृषि योग्य बन सका, जो भारत की संपन्नता का एक मुख्य कारण रहा है। जब तक वायुयानों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक कोई भी आक्रमणकारी हिमालय की तरफ से भारत भूमि पर आक्रमण नहीं कर पाया। हिमालय उत्तर दिशा का प्रहरी भी रहा है। खैबर बोलन आदि दर्रों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। तो ये जो दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, इनका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव रहा। तो उत्तर पश्चिमी सीमा में भारतीय उपमहाद्वीप की वैज्ञानिक सीमा काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत है, जहां सुलेमान, सफेद को और किरथर पर्वत है, जो भारत को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से पृथक करते हैं। भारत के पश्चिम में स्थित खैबर, बोलन, कुर्रम और टोटोची दर्रों से अत्यंत प्राचीन काल से अनेक आक्रमणकारी जातियों ने भारत में प्रवेश किया है। भारत में सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की ही एक कड़ी है, खैबर, बोलन और कोमल दर्रों के माध्यम से पार की जा सकती है।
इनमें सबसे प्रसिद्ध दर्रा खैबर है। इससे होकर काबुल से पेशावर आने का मार्ग है। दक्षिण में चलकर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में प्रसिद्ध बोलन दर्रा है। इसके द्वारा हेरात, कंधार और क्वेंटन क्वेटन से सिंध की घाटी में आसानी से आना जाना हो सकता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण खैबर दर्रे से होकर ही हुआ था। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित दर्रे केवल आक्रमणकारियों के प्रविष्ट होने का द्वार ही नहीं थे, वरन शांति काल में भारत का विदेशों से सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क भी इन्हीं दर्रों से होकर स्थापित हुआ है। ये दर्रे न होते तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव न तो मध्य एशिया और चीन पर पड़ता और न ही फायान व ह्वेनसांग जैसे यात्री भारत आ पाते। उत्तरी मैदान का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। उत्तरी मैदान का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव रहा? भारत के अधिकांश समृद्धशाली साम्राज्यों एवं समृद्धशाली नगरों का निर्माण इसी भूक्षेत्र में हुआ है। इस संपूर्ण प्रदेश के सुरक्षा के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण अभाव है। इसी कारण पंजाब को पार करने के पश्चात इस विस्तृत प्रदेश में प्रवेश पाकर प्रत्येक आक्रमणकारी ने सरलता से बंगाल तक के भूप्रदेश को विजय करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर भारत के मैदानों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें गंगा घाटी का मैदान, सिंधु घाटी का मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान। गंगा घाटी उत्तर भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए बंगाल को छोड़कर प्राचीन काल में इसे मध्य देश कहा जाता था। गंगा घाटी के पश्चिम में सिंधु घाटी है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से सिंची जाती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी गंगा घाटी के पूर्व में है। इसकी प्राकृतिक बनावट गंगा और सिंधु के मैदानों से भिन्न है। यह अधिकतर पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जातीय प्रसार और सैनिक आक्रमण दोनों ही कठिन है। इसके पश्चात है दक्षिणापर्त की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। तो हमने हिमालय का भारतीय इतिहास पर प्रभाव देखा, खैबर और बोलन दर्रों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव देखा, उत्तरी मैदान का भारतीय इतिहास पर प्रभाव देखा। अब हम देखेंगे दक्षिणापथ की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। दक्षिणी पठार के उत्तरी भाग विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां, नर्मदा तथा ताप्ती की घाटियां एवं छोटा नागपुर के दक्षिण का सघन दुर्गम वन प्रदेश दक्षिण को उत्तरी भाग से अलग करते हुए एक ऐसी सीमा का निर्माण करते हैं जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने वाली अनेक बाधाएं अजेय न होते हुए भी प्राचीन काल में मुश्किल से ही जीती जा सकी। इसलिए दक्षिण भारत को जीतना उत्तरी भारत के राज्यों के लिए सदैव मुश्किल रहा है। दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर सोपारा, भृगुकच्छ, भड़ोच, कल्याण, मुजिरिस प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जबकि पूर्वी तट के प्रसिद्ध बंदरगाहों में ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, अरिकामेडु, मछलीपट्टनम प्रमुख थे। इसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय इतिहास पर समुद्र का प्रभाव। भारतीय इतिहास पर समुद्र का क्या प्रभाव रहा? तो भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का अत्यधिक महत्व रहा है। इसने एक और भारत को शेष विश्व से पृथक रहने में सहायता दी, तो दूसरी ओर साहसी भारतीय व्यापारियों, धर्म प्रचारकों तथा विदेशियों के लिए आवागमन का मार्ग सुलभ किया। इसी कारण प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी और धर्म प्रचारक दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह पर पहुंच सके और वहां भारतीय संस्कृति का प्रचार कर सके तथा प्राचीन काल में बेबीलोनिया, मिस्र, रोम इत्यादि इत्यादि सभ्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर सके। इस महासागर की प्रमुख विशेषताएं मानसूनी हवाएं हैं, जिनकी खोज 45 ईस्वी में हिप्पोलस ने की थी। तो मानसूनी हवाओं की खोज है जो 45 ईस्वी में की गई थी और यह हिप्पोलस के द्वारा की गई थी। दक्षिणी भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए दक्षिण के इतिहास में समुद्र का महत्व उत्तर की तुलना में अधिक रहा है। इससे इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जिसके प्राचीन नाम क्रमशः महोदधि और रत्नाकर है। बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि, वहीं अरब सागर का प्राचीन नाम है जो रत्नाकर है। तो यह था एक छोटा सा चैप्टर प्राचीन भारत की भूगोल और संस्कृति। प्राचीन भारत की भूगोल और संस्कृति के बारे में हमने जाना। अब अगला जो वीडियो आएगा थर्ड चैप्टर का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पाषाण काल को। तो पाषाण काल को जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पाषाण काल थर्ड चैप्टर है पाषाण काल, एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप सभी ने आज की क्लास देखी, पूरी क्लास देखी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगली क्लास भी देखना।